गुड मॉर्निंग बिहार। हो सकता है जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो गुड मॉर्निंग ना होकर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हो। बहरहाल आज हम जिस मसले पर चर्चा करने वाले हैं वो है 17th बीपीएससी, जो कि 30 सितंबर को होने वाला है। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर दिन है 90, 30 का 3 स्लैब अगर देखें तो 3 महीने के आसपास में है। तो हमारी आने वाली रणनीति क्या होगी, किस तरह का हम स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क करें ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे आपके मूल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का ध्यान देना होता है। उसी में से एक होता है स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन जो हम करने वाले हैं वो कुछ पैरामीटर के आधार पर करने वाले हैं। जैसे हम कुल 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, सपना फैक्टर क्या होता है तैयारी में। दूसरा, हम समय का बंटवारा कैसे करेंगे। तीसरा, संसाधनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चौथा, जो कोर स्ट्रैटेजी है वो कैसे होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये एग्ज़ाम आपको पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं, क्योंकि मात्र 90 दिन बचे हुए। 90 दिन कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, यूँ आंखों के सामने ओझिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद ही आपको आने वाले समय में कभी मिलने वाली है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, दूसरी चीज़ सीट्स के अंदर भी क्वालिटी सीट, एसडीएम हो या डेप्यूटी कलेक्टर हो या टैक्स कमिश्नर हो या जो बाकी गजटेड पोस्ट है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ आप जानते हैं कि आज जो हम लोग की बेरोजगारी है एक बड़ी मात्रा में समस्या है। तो मौका इसी बार मार लेना है आपने, क्योंकि एक बार ये मौका छूट जाएगा ना तो फिर अगले साल चुनाव हो जाएगा, और चुनाव के बाद आप भी जानते हैं कि जो वैकेंसी जाती है बड़ी कम होती है। तो हम इसकी अहमियत को आपको समझना है, ठीक है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखिए 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक, आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, यानी कुल 90 दिन है। दूसरा, आपको पढ़ना कितना है, यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है एंड प्लस करेंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ 2 सेक्शन बिहार के हैं, बिहार की हिस्ट्री और बिहार की ज्योग्राफी है, ठीक है। तो हम अपने समय को अपने मटेरियल के साथ एक बैलेंस क्रिएट कर देंगे, जैसे हम अपने लाइफ में करते हैं ना। हमारे पास दिन भर में 24 घंटे टाइम मिलता है, तो उसमें से एक हिस्सा हम लोग 6-7 घंटे सो लेते हैं, उसके बाद 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, कहीं घूमते हैं, तमाम तरह की एक्टिविटी एक्सप्लोर करते हैं, राइट। वैसे ही हमारे पास जो समय है उसको हम बांटेंगे सेक्शन वाइज। तो इसको बांटने का एक फॉर्मूला है, ठीक ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो 40-30-20 का रेशियो होता है, यानी पहली चीज़ 40 दिन में हम अपना पहला राउंड सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो 40, 30 और 20 है, इसका हमको जो फॉर्मूलेशन है उसको ध्यान देना है, ठीक ना। तो जो 40 दिन है उसमें हमें सबसे पहली बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ठीक। और वो कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा राउंड होगा वो होगा जो हम 30 दिनों में इस जो रिवीजन किए हैं उसको हम लोग सेकेंड टाइम रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और जो थर्ड टाइम है, तिहरावन बोलते हैं ना, खाना खाते हैं ना, एक बार पहला सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोहरावन करते हैं, फिर तिहरावन करते हैं। तो तिहरावन सबसे इंपॉर्टेंट है, हम 20 दिन में इसको तिहरावन कर दें, मतलब फिर से रिपीट कर दें, ठीक ना। अब इसके लिए क्या करना है, हमको अपना पढ़ाई एक फोकस्ड वे में करना है। तो इस 40 दिन में हम सिलेबस को कैसे बांटें इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ ये होगी कि हम सबसे पहले किस बुक को पढ़ें। तो हम सभी जानते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसको सबसे पहले कहते हैं। तो इसके लिए आपको PYQ पर जाना है, ठीक ना। यहीं पर आपको रोल आ जाएगा सपना फैक्टर का। सपना फैक्टर क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना क्या क्या है। से सिलेबस, प से क्या होगा, प से होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या है। और तीसरा होता है कि उस प्रीवियस ईयर की जो बुक्स है उसको कोई NCERT या कोई बेस बुक से पढ़ लें, ठीक ना। तो हम इस आधार पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 सेक्शन से आता है। नंबर 1, इतिहास, ठीक है। आप इतिहास से देखेंगे तो 150 क्वेश्चन में से 28 से 35 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा प्रायोरिटी होता है करंट का। आप करंट देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास में करंट का सवाल होता है। तीसरी प्राथमिकता आप साइंस को रखिए। साइंस 20 प्लस आता है और 26 के नीचे यानी 20 से 25 के आसपास में साइंस के सवाल होते हैं। तो आपका पहला फोकस इन 3 पर रहना चाहिए। हालांकि जो 68 और 69 है उसमें हमने इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन देखे, और पॉलिटी सदाबहार होता है जो हमेशा से स्कोर देता है, तो उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर हमारा फोकस सब पर रहेगा, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है। तो हमारे जो पहले 40 दिन होंगे उसमें हमें क्या करना है, हर दिन
15 दिन इतिहास, साइंस और करंट लेकर चलना है। इतिहास को भी आप बांट दीजिएगा। सबसे पहले मॉडर्न इतिहास को पढ़िएगा। जो आधुनिक इतिहास है वहाँ से 50% ऑफ द हिस्ट्री सेक्शन आता है। यानी कि अगर इंडियन हिस्ट्री से 15 सवाल आ रहे हैं तो आप 7 से 8 सवाल आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। आप खुद से उस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा। आप अगर पिछले साल का देखेंगे तो कैसे भारत सेवक समाज, तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा को मिलाने वाला क्वेश्चन दिया था ना। 1942 में एक क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। चंपारण आंदोलन से सवाल आया था, जो कि बड़ा मतलब हर बार की तरह एवरग्रीन होता है। एक और सवाल आया था हिस्ट्री से, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर समझौता किया गया। एक आपको वो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था बतख मियाँ वाला, कि बिहार का कौन सा रसोइया था जो उनको जहर से बचाया था, उनको जहर डालने से पहले। कहने का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री सेक्शन पर पहले फोकस करेंगे, ठीक ना। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है सर। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर आपको एंशिएंट पर देना है, फिर मेडाइवल देना है। इसका समय आप अपने हिसाब से बांट लीजिएगा, ठीक है। प्रायोरिटी जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के साथ ये होगा। अब दूसरा मैंने बोला आपको कि करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए क्या मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए, वैसे 3 मटेरियल के बारे में बोला जाता है। पहला जो होता है वो होता है आपको जो विजन का पीटी 365 होता है या मंथली मैगजीन, उसको पढ़ने की सलाह दी जाती है फिलहाल कुछ सालों में, 2 सालों में। क्योंकि जो सवाल आ रहे हैं वो इतने डायनेमिक्स आ रहे हैं ना कि आप मतलब बिना उसको पढ़े या फिर थोड़ा बाकी सारे सेक्टर को पढ़े हुए आप डील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप सवाल देखिए, सवाल क्या पूछा था, कैसनी ह्यूजेंस जूनो मिशन, आटोमेसिस, वेरिटस मिशन को मिलाने का चर्चा किया था। चैट जीपीटी के बारे में पूछा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। पल्सर के बारे में पूछा था। जो हीरा जो था जो प्राइवेटली या केमिकली हम लोग उसको माइन करते हैं, उसके बारे में सवाल पूछा था, जो कि नॉर्मल करंट अफेयर के बुक में नहीं मिलते। 365 थोड़ा डेप्थ में जाकर डील करता है, इसलिए उसको पढ़ने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा पीटी 365 को सिलसिलेवार ढंग से कर सकता है 2-3 बार तो उसे करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे नहीं कर पाता है तो आप उसके जगह पर एडुटेरिया कर सकते हैं। मैं खुद एडुटेरिया करता हूँ, ठीक है, समय कम होने की स्थिति में। और अगर एडुटेरिया भी कम कर पाने में आप असमर्थ हैं तो आप स्पीडी कीजिए। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट है, एक मसाला, एक चटखारा है। वो ये है कि आपको इन तीनों में से जो भी एक करना है उसको मिनिमम 3 बार करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार करें और हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें भूलती हैं। हमारे जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं। आज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, कल भूल जाएंगे, तो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है ना। हम लोग बचपन से कई तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ होती है और भूलते हैं। जैसे हम लोग 2011 का जनगणना कितनी बार पढ़े हैं ज्योग्राफी में, लेकिन कोई आपसे पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में रहती है, तो आप डाउट हो जाएंगे कि थाने है कि पुणे है। कोई आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनगणना कब थी, या अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना था, तो 945 था कि 990 था, आप इसमें भूल जाएंगे। कहने का मतलब है दोहरावन, तिहरावन, चहरावन आपके दिमाग में उन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर देगी, ठीक ना। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक, करंट अफेयर की। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो भी पढ़िए 2 से 3 बार, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर हो गया आपका। हिस्ट्री में मैंने सोर्स नहीं बताया, हिस्ट्री में भी देखिए फिर वही बात आ गई। सबसे अच्छी इतिहास की किताब स्पेक्ट्रम है, लेकिन वो इतनी मोटी है कि शायद आप उसे पढ़ नहीं पाएँ। लेकिन अगर आप पढ़ पाते हैं तो उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। फिर वही समस्या आएगी कि सर घटना चक्र भी बहुत मोटी बुक है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप उसे पढ़ लें, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप उसे भी नहीं पढ़ पाते हैं तो एक छोटा सा सलाह है, जो दृष्टि क्विक बुक आती है वो तुलनात्मक रूप से इन दोनों से कम मोटी होती है और उसमें भी क्वालिटी कंटेंट होता है, तो आप उसे कर लें। फिर वही बात आ जाएगी कि तीनों में से कोई एक करें, लेकिन 3 बार करें, ठीक ना। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक पढ़ रहे हैं, आप जो महाजनपद का कर रहे हैं, तो उसको 3 बार आपको रिवीजन करना है। तभी आपको पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध अपना आखिरी वर्षा या फिर आखिरी भोजन कहाँ पर किए थे। अदरवाइज वहीं होगा, बौद्ध संगीति में आप भुलाए हुए हैं कि तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ है कि भाई इधर उधर हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहने का मतलब है कि रिवीजन पर फोकस करना है, बहुत इधर उधर नहीं जाना है, ठीक ना। और ये जो स्ट्रेटजी है वो सभी बुक पर लागू होगी, सिवाय
साइंस और करंट की, यानी कि आप दृष्टि क्विक बुक सारी चीज़ों के लिए पढ़ सकते हैं विज्ञान को छोड़कर, यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी को भी, ठीक ना। साइंस के लिए थोड़ा सा, मुझे ऐसा मेरा अपना मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि दृष्टि की जो बुक है वो थोड़ा सा मतलब सरफेसियल है, थोड़ा सा सतही है। तो डेप्थ के लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, या एनसीईआरटी, या फिर आपको एक उनका एक बुक आता है एस के झा सर का, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर अभी किसी के पास समय है तो वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं होता है, ठीक ना। एनसीईआरटी अपने आप में बेजोड़ चीज़ है। कहते हैं ना गागर में सागर, तो वो गागर में सागर है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां कौन एनसीईआरटी पढ़े, कोई एक बुक हमें दे दीजिए जिसको हम 3 बार 2 बार पढ़कर निकाल ले एग्जाम, तो मेरे हिसाब से दृष्टि क्विक सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट बता दिया, क्या सोर्स के साथ किसे पढ़ना है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, समय का बंटवारा बता रहा हूँ। समय का बंटवारा एक बहुत अहम चीज़ होती है, क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक आपको हो जाएंगे फुली स्टूडेंट, ठीक है। अब फुली स्टूडेंट में क्या है कि इनके पास 8, 10, 12 घंटे तक का समय होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बस अपने डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को पढ़ते रहना है और फालतू के इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है। मूवी नहीं देखना है कि कल की आई है तो कल की भी देख ले, कल को मतलब आज मैच है तो मैच भी देख ले, बहुत रेयर दीजिए, ठीक ना। हाइलाइट्स देख लीजिए, क्रिक बज पर बस स्कोर देख लीजिए, लेकिन आप पूरा मत डेडिकेट कीजिए। कंपटीशन बहुत है, एक बंदा क्रिकेट देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, तो आप उससे आज लीड ले चुके हैं। लेकिन पता चला कि आज 2 घंटे का क्रिकेट नहीं देखे और कल की जाकर 3 साढ़े 3 घंटा अपना गंवाए, तो समय नहीं गंवाना है आपने, हर समय आपको यूज करते रहना है, ठीक है। तो एक होता है फुली स्टूडेंट, उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं, उसे बस अपना डिसिप्लिन करना है, अपने को डिस्ट्रैक्शन से बताना है। दूसरा होता है गर्ल्स। गर्ल्स के साथ बहुत दिक्कत होती है भाई, सुबह उठने के बाद बर्तन उन्हीं को धोना है, खाना उन्हीं को बनाना है, कपड़ा उन्हीं को धोना है, झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। कहने का मतलब है कि उनके पास तुलनात्मक रूप से कम समय रहता है। तो जब कम समय है तो आप उसी कम समय को बचाकर स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। लड़के की 10 से 12 घंटे की तुलना पर आपके पास 6 से 8 घंटे समय रहेगी, लेकिन आप उसको क्वालिटी में मेंटेन कीजिए। तीसरा वर्ग होता है जो जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनके पास बमुश्किल 4-5 घंटे होते हैं। तो आप अपने मॉर्निंग शिफ्ट का समय निकालिए, रात में जल्दी सोइए, मॉर्निंग शिफ्ट का समय निकालिए, प्लस जॉब और ऑफिस के दौरान भी अगर कहीं कहीं कुछ खाली समय मिला तो वहाँ पर कुछ बॉक्सेस याद कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए पॉलिटी देख रहे हैं, तो पॉलिटी में जो आर्टिकल्स है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राज्यपाल के क्या क्या पावर्स है, अध्यादेश किसके थ्रू जारी करता है, शपथ किसके तहत ले आता है, किन किन की नियुक्ति करता है और किन किन को हटाता है, क्या लोचा है, उसको सिलसिलेवार ढंग से याद करते जाइए, ठीक है। तो ये दूसरा था समय का बंटवारा तीनों लोगों के लिए, ठीक। स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ कि 40:30:20, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और अपने आप को फुली डिवोटेड कीजिए एग्जाम के तहत, ठीक ना। एक काम कीजिए ना, एक पेज लीजिए, ठीक ना, एक पेज पर 90 दिन के लिए लिख दीजिए, 90 दिन लेफ्ट, 89 डे लिफ्ट, ऐसे कर एक पेज चिपका दीजिए और रोज कट कीजिए, एक एक दिन आपके दिमाग में होना चाहिए एक एक दिन कम हो रहा है, ठीक ना। तो इस स्ट्रैटेजी को आप कॉम्प्रिहेंसिवली अगर फॉलो करते हैं तो सफलता के काफ़ी नज़दीक रहेंगे। और मैं लास्ट में फिर से एक दफ़े यही कहूँगा कि कोई एक स्ट्रेटजी सबके लिए लागू नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रामबाण है या सारी समस्याओं का इलाज है। हो सकता है आप मुझसे बेहतर सोचें, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है। आप अपने आप को बेहतर डालें, तो आप अपने को ऑब्जर्व करें और अपने हिसाब से भी चलें, ठीक ना। कोई दुनिया का कोई भी आदमी आपको सफल नहीं बनाएगा, आप खुद अपने आप को सफल बनाएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो माणिक नायक चैनल है मेरे खुद के दोस्त का है, उन्होंने कहा कि मैं आकर इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ, तो इस नाते मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं 2 जिम्मेदारी लेता हूँ इसमें। एक तो मैं आपको PYQ करा दूंगा और बता दूंगा कि PYQ का वेटेज कहाँ से कहाँ कितना जा रहा है, ताकि आप उस हिसाब से अपना फोकस करें कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इंडियन ज्योग्राफी में भी कहाँ, तो मैं बताऊंगा कि नदी से कैसे सवाल आ रहे हैं, दिखाऊंगा आपको कि कोसी मैदान का कैसे ऊंचाई पूछा है, दिखाऊंगा आपका कि कैसे संकोच गंगा का उन्होंने सवाल पूछा है, कैसे कैसे डैम्स पूछे हैं, ठीक ना। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मतलब जो लैंड है या जो ग्लेशियर है उसको कैसे वो रिलेट कर सवाल फ्रेम कर रहा है। तो PYQ मेरी जिम्मेदारी, और PYQ में मैं प्रायोरिटी भी बता दूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा देना है, फिर बिहार को देना है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को करना है, ऐसे अलग अलग सेक्शन में मैं बता दूंगा। तो एक मैं PYQ की जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरा, करंट में प्रयास करूँगा कि पूरी तरह से डील करूँ, और इन खास करके पहला मैं देखूंगा, दूसरा देखूंगा। अगर आप लोगों का व्यू या आप लोग इंटरेस्टेड लगेंगे तो मैं बाकी चीज़ें करूंगा, ठीक ना। आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, जो वादा करता हूं वो जरूर निभाऊंगा, हाँ, अदरवाइज वादा करने से बचता हूं, ठीक ना।
तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को शायद थोड़ा सा 2-4% कुछ हेल्प करे। तो ऐसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए और उसमें और गतिशीलता लाइए। मैं जानता हूँ आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी इसको बढ़ाइए और कबारिए, ठीक है। आपको सफल होने की ढेरों शुभकामनाएं।